हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं, विच इज प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन, राइट, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। आप भी क्या करो, अपने सामने टेक्स्ट बुक रखो, हाथ में पेंसिल रखो। मैं आपको कुछ चीज़ें मार्क करने के लिए कहूँगा टेक्स्ट बुक में, वो मेरे साथ मार्क करो, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन, राइट। इसका वर्किंग नोट करने के लिए ही हमें आज का पूरा लेक्चर चाहिए। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो जो कंसेप्ट पढ़ा अबाउट डेप्रिसिएशन, एक तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन एंड टाइम का कंसेप्ट बताया, वो आज अप्लाई होगा। प्लस जब आप मशीनरी या एसेट बेचोगे तो बेचने पर क्या क्या एंट्रीज होगी, वो वाला कंसेप्ट फिर से यहाँ पर रिपीट होगा, राइट। तो उस कंसेप्ट में मैं अब ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा, बट क्वेश्चन समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। आपने अगर पहले से ही पढ़ा होगा तो वेरी गुड, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है। यहाँ पर मल्टीपल मशीन हमने मशीन बार बार खरीदी एंड उसमें से एक मशीन बेची भी है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है क्वेश्चन के वो मार्क करके रखेंगे, ताकि हमें वर्किंग नोट बनाने में एंड वर्किंग नोट से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। तो चलते हैं, क्या कहा है उन्होंने, पढ़ते हैं। शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ डोंबिवली परचेस्ड मशीनरी फॉर 86,000 ऑन 1 जनवरी 2016 एंड इमीडिएटली स्पेंट 4,000 ऑन इट्स फिक्सेशन एंड इरेक्शन। तो ये जो पहला सेंटेंस है मैंने पूरा पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी नाम की कंपनी है जिनका सेटअप डोंबिवली में है। उन्होंने मशीनरी परचेस की फॉर 86,000 रुपीज। कब परचेस की? ऑन 1 जनवरी 2016 एंड इमीडिएटली उन्होंने उस मशीन पर 4,000 रुपीज खर्च किए टू फिक्स एंड टू इरेक्ट इट इन दी फैक्ट्री। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए 4,000 रुपये खर्च हुआ। तो सिंपली इस मशीन की कॉस्ट हमारे लिए बन जाएगी 90,000। 86,000 की मशीन है, प्लस 4,000 रुपीज हमने खर्च किया फॉर इंस्टॉलेशन पर्पज। तो द मशीनरी की कॉस्ट इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी रिटन एज 90,000। नो 86,000 नो 4,000, दोनों को क्लब करो और कॉस्ट लिखो 90,000। तो ये क्लियर है कि हमने मशीन परचेस की, राइट, 1 जनवरी 16 को। आगे वो कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2016 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेस्ड, राइट। देखो क्या कह रहे हैं वो, ऑलरेडी हमने 1 जनवरी 2016 को 90,000 की मशीनरी परचेस की एंड 1 अक्टूबर 16 को यानी कि कुछ महीनों बाद हमने और एक नई मशीन परचेस की फॉर 40,000। तो यहाँ पर दो मशीनरीज हम परचेस कर रहे हैं। एक मशीनरी हमने परचेस की 1 जनवरी 16 एंड अभी हमने दूसरी मशीन परचेस की ऑन 1 अक्टूबर 16। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने पहली मशीन परचेस की है उसको मैं मार्क कर रहा हूं एज M1। क्या मार्क कर रहा हूं? एज M1 या मशीनरी 1, राइट। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसे कह रहा हूं M1 कि हमने पहली मशीन परचेस की, तो आई एम जस्ट सेइंग इट एज M1। एंड जो 1 अक्टूबर 16 को मैंने दूसरी मशीन परचेस की, दैट इज एडिशनल मशीनरी, उसे मैं कह रहा हूं M2। तो इस क्वेश्चन में देर आर 2 मशीनरीज। हमने दो मशीनरी खरीदी। पहली मशीनरी 1 जनवरी 16 को खरीदी, सेकंड मशीनरी हमने 1 अक्टूबर 2016 को परचेस की आफ्टर 5 पीरियड। मतलब दोनों मशीन को खरीदने में कुछ टाइम है। तो करना क्या है, हमें इन दोनों मशीन्स को खरीदने की एंट्री करनी है, साथ ही साथ इन दोनों मशीन्स को भी हमें डेप्रिसिएट करना है। कैसे, देखते हैं, बट आगे क्वेश्चन अभी और बाकी है। तो उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2016 बिकेम एब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹70,000। क्या कह रहे हैं वो, देखो कि ऑन 1 अक्टूबर 2017 यानी कि और कुछ दिनों या महीनों के बाद जो मशीनरी हमने 1 जनवरी 2016 को परचेस की थी, दैट बिकेम एब्सोलेट। एब्सोलेट मतलब वो अभी यूजफुल नहीं रही हमारे लिए, राइट, आउटडेटेड होगी, राइट, एंड इट इज नो मोर यूजफुल इन आर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो एब्सोल्यूट होगी, काम की नहीं है अब वो, राइट। तो उसे हमने बेचा, कितने में बेचा? 70,000 में, राइट। कौन सी मशीन बेची? हमारे पास दो मशीन है, हमने ऊपर मार्क किया M1 एंड M2। M1 कब परचेस किए? 1 जनवरी 16 को, एंड M2 कब परचेस किए? 1 अक्टूबर 16 को। इन दोनों में से एग्जैक्टली कौन सी मशीन बेची? तो उन्होंने कहा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 16। जो मशीन हमने 1 जनवरी 16 को परचेस की थी वो बेची, राइट। यानी कि हमने M1 बेची, तो मैं मशीनरी जो बेची है उस पर मैं मार्क कर रहा हूं एज M1 कि हमने M1 क्या की? बेची। तो M1 सोल्ड, राइट। पहले M1 खरीदा, फिर M2 खरीदा, फिर M1 बेचा,
इज दिस क्लियर? तो ये अभी तक का स्टोरी लाइन है कि 1 जनवरी को मैंने M1 खरीदा, पहली मशीन खरीदी, फिर 1 अक्टूबर 16 को मैंने दूसरी मशीन परचेस की, एंड फिर मैंने पहली मशीन बेच दी। पहली मशीन बेचा कब? पहली मशीन बेचा 1 अक्टूबर 17 को। इज दिस क्लियर? तो ये जैसे मैंने मार्क किया, आप भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करो M1, M2, फिर M1 सोल्ड को अंडरलाइन करो। जहां पर मैं हाईलाइट के लिए हाईलाइटर यूज कर रहा हूं, आप पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो वेरी गुड, हाईलाइटर यूज करो, राइट? तो यहां तक क्लियर है कि हमने मशीन 1 परचेस की, फिर कुछ महीनों बाद मशीन 2 परचेस की, एंड फिर उसमें से हमने 1 अक्टूबर 17 को मशीनरी 1 बेच दी। फिर आगे भी उन्होंने कुछ कहा है, ऑन 1 जुलाई 17 ए न्यू मशीनरी वाज आल्सो परचेस्ड फॉर 45,000। तो ऑन 1 जुलाई 17 हमने और एक नई मशीन परचेस की। मतलब जनवरी 16 में पहली मशीन आई, अक्टूबर 16 को दूसरी मशीन आई, एंड जुलाई 17 को और एक मशीन आई, तो हमने तीसरी मशीन परचेस की। सो देयर आर 3 मशीन्स। तो मैं इस नए मशीन जो 1 जुलाई 17 को परचेस किया उसे एज मार्क कर रहा हूं M3। तो न्यू मशीन को मैं मार्क कर रहा हूं एज मशीन 3। तो देखो M1 आई, M2 आई, M3 आई, 3 मशीन आई, और इसमें से M1 हमने कुछ सालों बाद बेच भी दिया, राइट? ये क्लियर है, राइट? डेट में अगर कंफ्यूजन है तो उस पर हम सॉल्व करते हो, वर्किंग नोट बनाते हो, देखते हैं कि डेट। तो डेट क्या है? फिर से अगर आप चाहिए तो क्या कर सकते हो, 1 जनवरी 2016 को पहली मशीन आई, फिर 1 अक्टूबर को दूसरी मशीन आई, फिर 1 जुलाई 17 को तीसरी मशीन आई, एंड 1 अक्टूबर 17 को पहली मशीन बेची। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाओगे डेट वाइज तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो, साइड में पेंसिल से या नोटबुक में रफली आप ये लिख सकते हो, 1/1/16 M1 परचेस्ड, फिर 1/10/16 दैट इज 1 अक्टूबर 16 M2 परचेस्ड, फिर 1 जुलाई 2017 M3 परचेज, एंड देन 1 अक्टूबर 17 M1 सोल्ड। M3 हमने जुलाई में परचेस किया है, 2017 जुलाई पहले आएगा, फिर अक्टूबर 17 आएगा। उन्होंने देते वक्त ऊपर नीचे दिया, उन्होंने पहले अक्टूबर में मशीन बेचने की एंट्री कही और फिर उन्होंने जुलाई में मशीन खरीदने की एंट्री दी है। बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे हम डेट वाइज करेंगे, हमें हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, डेट फॉलो करना है, राइट? कि 1 जनवरी 16 मशीनरी 1 आई, फिर 1 अक्टूबर 16 मशीनरी 2 आई, फिर 1 जुलाई 2017 मशीनरी 3 आई, एंड फिर 1 अक्टूबर 2017 M1 बेची। तो अब साइड बाय साइड रफली कहीं पर लिख सकते हो, राइट? हाँ, ये लिखा। अब इसके साथ साथ हमें एडिशनल क्या करना होगा, इसके साथ साथ हमें एडिशनली इन मशीन्स को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। कब और कैसे डेप्रिसिएट करना है तो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में कहा है, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट 12% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बेसिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और यहां पर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 12%। सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मतलब जो हमने कल फॉर्मूले के हिसाब से देखा था कि जहां पर स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ होगा तो हम फॉर्मूला यूज करके डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन यहां पर परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, तो वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तो यहां पर क्लियर लिखा है 12% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड से या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कब कब चार्ज करना है? ऑन एवरी 31 मार्च, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, विच इज 31 मार्च। तो हर साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, दैट इज 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये तो क्लियर है। तो फिर से अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाए तो हमने 1 जनवरी 16 को पहली मशीन लाई, फिर 1 अक्टूबर 16 को दूसरी मशीन लाई, फिर 1 जुलाई 2017 को तीसरी मशीन लाई, फिर 1 अक्टूबर 2017 को पहली मशीन बेच दी, राइट? एंड इन सब के बीच बीच में 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इतना क्लियर है दिमाग में? अब हमें करना क्या है, अकाउंटिंग किस प्रकार से करना है? तो उन्होंने कहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना, ठीक है, बनाएंगे। एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर 3rd ईयर, सिर्फ तीसरे साल के लिए ही जर्नल एंट्री पास करनी है। मतलब आपको मशीनरी अकाउंट तीनों साल के लिए बनाना है, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, बट जो जर्नल एंट्री है वो केवल तीसरे साल के लिए पास करनी है। मतलब तीसरे साल में जितना अकाउंटिंग हुआ उसके लिए ही जर्नल एंट्री पास करनी। तीनों साल का जर्नल एंट्री नहीं पूछा है, जर्नल एंट्री इज ओनली फॉर द 3rd ईयर, तीसरे साल के लिए जर्नल एंट्री करना है, राइट? तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का फॉर्मेट बनाता हूं। तो मैं आ रहा हूं ऑन अ फ्रेश पेज, मैं ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी डोंबिवली मशीनरी अकाउंट। तो मैंने क्या किया, हाफ पेज प्लस 3-4 लाइंस का मशीनरी अकाउंट ड्रॉ किया। तो फर्स्ट पेज पर मैं मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं, एंड इसके नीचे मैं कुछ जगह ब्लैंक रख रहा हूं। मशीनरी अकाउंट कंप्लीट होने के बाद नीचे जो ब्लैंक जगह है उसमें मैं जर्नल एंट्रीज पास कर दूंगा।
राइट। तो आप भी क्या करो, हाफ पेज प्लस 2-3 लाइन का मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करो, राइट। बाद में अगर कम ज्यादा करना पड़े तो हम मशीनरी अकाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। नीचे कुछ एक 10-12 लाइन ब्लैंक रखो फॉर जर्नल एंट्रीज, राइट। तो ये फर्स्ट पेज का मेरा फॉर्मेट हुआ। अब सेकंड पेज पे आई नीड टू ड्रॉ द वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करेंगे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, राइट, कि हम कैलकुलेशंस दिखाएंगे उस वर्किंग नोट में, एंड फिर उस कैलकुलेशंस को, वर्किंग नोट को बेस लेके हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे एंड जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो मैं आ रहा हूं ऑन द सेकंड पेज, मैं सेकंड पेज पर वर्किंग नोट ड्रॉ कर रहा हूं, बट यहां पर हमारा वर्किंग नोट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। इससे पहले हमने फॉर्मेट यूज किया था, उसमें हमने 3 ही कॉलम बनाए थे, पर्टिकुलर्स, यस और नो, या डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। 3 ही कॉलम्स बनाए थे, एक डेट था, पर्टिकुलर था और एक अमाउंट था, राइट। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी सम्स किए उसमें एक ही मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, बट इस बार हमारे पास 3-3 मशीन्स खरीदने की एंट्रीज है। तो इस बार मैं फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो आप भी वर्किंग नोट का फॉर्मेट जब अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार ड्रॉ करो, पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर मशीनरी 1 दैट इज M1, फिर M2 एंड M3। जितनी मशीन्स हमारे पास होगी एंड में उतने कॉलम्स ऐड करो। डेट पर्टिकुलर कांस्टेंट रहेगा, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। हमारे क्वेश्चन में हमने मार्क किया मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सिर्फ मशीन 1 परचेज भी की एंड बाद में बेची भी है, इसलिए M1 हमें 2 बार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? एक बार M1 परचेज करने की एंट्री, एक बार M1 बेचने की एंट्री है, राइट। बट M2 M3 सिर्फ खरीदा है, उसे बेचा नहीं है, राइट। इनके साथ साथ या खरीदने बेचने के साथ साथ हमें एडिशनल क्या करना है, हर ईयर के एंड पर, फाइनेंशियल ईयर के एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट। तो फटाफट इतना वर्किंग नोट ड्रॉ करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पॉज द वीडियो, जितना फॉर्मेट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उतना ड्रॉ करो। फर्स्ट पेज के नीचे एक 10 लाइन ब्लैंक रखो फॉर जर्नल एंट्रीज। उसके मशीनरी अकाउंट कंप्लीट करने के बाद हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करके जर्नल एंट्रीज करते हैं, एंड अभी हम वर्किंग नोट डिस्कस करेंगे। तो इतना वर्किंग नोट फटाफट ड्रॉ करो एंड मेरे साथ वर्किंग नोट बनाओ, राइट। चलो, तो ड्रॉ द फॉर्मेट एंड पॉज द वीडियो। चलो, तो सब ने वर्किंग नोट रेडी कर दिया। अब मेरे साथ ध्यान से वर्किंग नोट अच्छे से समझो, राइट, एंड मेरे साथ ही आप बनाओ, राइट। अगर मैं आगे जा रहा हूँ, आपका कुछ लिखना बाकी है, तो आप सिंपली मुझे चुप करा सकते हो बाय प्रेसिंग द पॉज बटन, राइट। तो पॉज करो, नोट कंप्लीट करो, फिर आगे मेरे साथ कंटिन्यू करो, राइट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। अब मैं शुरुआत करूंगा, फिर से मैं हर एक सेंटेंस पढ़ूंगा, राइट, उसकी ट्रांजैक्शन में उठाऊंगा एंड अपने वर्किंग नोट में लिखूंगा, राइट। तो शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई कि शुभांगी ट्रेडर्स डोंबिवली ने क्या किया, 1 जनवरी 16 को नई मशीनरी परचेस की फॉर ₹90,000। ये तो क्लियर है सबको। तो मेरे पास पहली मशीन आई, मैंने मशीनरी 1 परचेस की। कब? 1 जनवरी 16। कितने में परचेस की? 90,000। इसमें आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होना चाहिए कि हमने 1 जनवरी 16 को 90,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेस की। तो मैं सिंपली वर्किंग नोट में आ रहा हूँ, मैं डेट लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2016। ऑन 1 जनवरी 2016 मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी 1 परचेस किया। तो मैं लिख रहा हूँ मशीनरी 1 परचेस। कितने में परचेस किया? 90,000। तो मैं M1 कॉलम में, दैट इज मशीनरी 1 कॉलम में 90,000 रुपीज़ लिख रहा हूँ। मशीनरी 1 यानी कि M1 मैंने 90,000 में खरीदी। सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब जब भी आप वर्किंग नोट करोगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा चलना चाहिए कि मुझे एवरी 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो कहे या ना कहे, हमें हर साल 31 मार्च को अपने अपने एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, उसकी डेट लिखने के बाद चेक करो कि इसके तुरंत बाद मार्च तो नहीं आ रहा है ना, राइट, या इसके बाद ईयर तो एंड नहीं हो रहा है ना, राइट, दैट यू हैव टू चेक। तो 1 जनवरी 16 को अगर मैंने मशीनरी परचेस की, तो 1 जनवरी 16 के बाद अगला 31 मार्च आ रहा है। ऑन 31 मार्च 2016, जनवरी के बाद फेब के बाद मार्च, तो मार्च इज इमीडिएटली आफ्टर जनवरी। सो 31 मार्च 16 इज माई ईयर एंड। तो ऑन 31 मार्च 16 आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। बट अगेन
ये आपके बैक ऑफ द माइंड है कि हमने M1 के साथ साथ M2 M3 भी परचेस किए हैं, तो उनकी डेट भी कंसीडर करो कि वो 31 मार्च 16 से पहले तो नहीं है ना, कि 31 मार्च को तो मुझे ईयर एंड करना है। अभी 1 जनवरी 16 को मैंने मशीन परचेस की, इसे मुझे डेप्रिसिएट करना है ऑन 31 मार्च 16, बट उसे डेप्रिसिएट करने से पहले आई हैव टू अगेन क्रॉस चेक कि जो बाकी की ट्रांजैक्शन है, मशीन 1 के बाद मशीन 2 एंड मशीन 3 परचेस किया, मशीन 1 बेची, वो 31 मार्च 16 से पहले तो नहीं ना, दैट यू हैव टू चेक। तो क्वेश्चन में जाके चेक करो कि कब कब आपने मशीनरीज की बाकी की ट्रांजैक्शन की। तो जो मैंने सेकंड मशीन परचेस की है दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 16, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि जो सेकंड मशीनरी है वो मैंने परचेस की ऑन 1 अक्टूबर 16। फिर आगे क्या हुआ, फिर जो फर्स्ट मशीनरी है वो मैंने बेची ऑन 1 अक्टूबर 17। फिर आगे क्या हुआ, मैंने तीसरी मशीन परचेस की ऑन 1 जुलाई 2017। तो यहां पर मैंने डेट्स को हाईलाइट किया है कि अगली ट्रांजैक्शन मशीन 2 परचेस की अक्टूबर 16, फिर मशीन 1 बेचा अक्टूबर 17 एंड मशीन 3 परचेस किया जुलाई 17, राइट। एंड मैं ईयर एंड कब कर रहा हूं, 1 जनवरी के बाद ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 16। तो इन तीनों में से क्या कोई डेट 31 मार्च 16 से पहले है क्या, कि अक्टूबर 16 मार्च से पहले आ सकता है क्या, नहीं। मार्च 16 में, मार्च 2016 में मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अक्टूबर 16 तो मार्च के बाद आएगा, एंड ये तो 17 है, अक्टूबर 17 जुलाई 17 तो वो तो उसके बाद आएगा, यस और नो। तो इसका मतलब है मशीन 1 परचेस करने के बाद जो मेरा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इसके बीच में और कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने M1 खरीदा, फिर 31 मार्च आया, ईयर एंड होगा, उस ईयर एंड से पहले इन तीनों में से अभी भी कोई ट्रांजैक्शन इन 31 मार्च 16 से पहले की नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इन तीनों ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करूंगा, अभी फर्स्ट मशीनरी को 31 मार्च 16 पर क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन करूंगा। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, कि मैंने जनवरी 16 में मशीनरी परचेस की, मशीनरी 1 परचेस की, 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि 31 मार्च को ईयर एंड होगा। अब आई हैव टू जस्ट क्रॉस चेक कि 31 मार्च 16 से पहले और कोई ट्रांजैक्शन हो रही है क्या, तो आंसर इज नो। जो मशीन 2 परचेस की अक्टूबर में परचेस की, मशीन 1 बेची वो अक्टूबर 2017 में बेची, एंड मशीन 3 जुलाई 2017 में खरीदा, तो देयर इज नो फर्दर ट्रांजैक्शन बिफोर 31 मार्च 16। सो 31 मार्च 16 को मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, जो मेरे हाथ में मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 31 मार्च 16 को मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। अब मुझे डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करना है, तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन मशीनरी 1, बट मशीनरी 1 हमने अभी अभी जस्ट लेटेस्ट परचेस किया हुआ है इन 1 जनवरी। तो मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2016 इतने ही पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर आप काउंट करोगे तो ये पीरियड बनता है 3 महीना, कि जनवरी पूरा, फरवरी पूरा एंड मार्च पूरा। तो आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स ऑन मशीनरी 1। तो वही मैं नोट में साइड में लिख रहा हूं कि 1 जन 2016 टू 31 मार्च 16 इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये 3 महीने का पीरियड है, जनवरी 16 टू मार्च 16। जनवरी 16 में मैंने मशीनरी परचेस की, मार्च 16 में मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ओनली। तो मैं आगे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो मुझे मशीनरी 1 पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इज दिस क्लियर? अब कैसे, तो यहाँ पर ऑलरेडी कल जैसे हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग से कैलकुलेट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको 12% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो कैसे, तो मेरी मशीनरी कितने की है, 90,000। तो मैं 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट पर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मैं सिंपली नीचे आ रहा हूँ, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 90,000 की मशीन मल्टीप्लाइड बाय 12%, कि 90,000 पर मुझे 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो मैं आगे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो ये 3/12 का कंसेप्ट भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, मुझे 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मुझे 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स चाहिए फॉर दिस ईयर। मुझे डेप्रिसिएशन 12 में से 3 महीनों का चाहिए, 3 आउट ऑफ 12, सो 3/12। 12 महीने मैंने मशीन यूज नहीं की, 12 में से मैंने केवल 3 महीने के लिए मशीन यूज की, सो 3 आउट ऑफ 12 दैट इज 3/12 मंथ्स के लिए मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो 90,000 पर 12% इंटू 3/12। आप चाहिए तो क्या करो, वीडियो पॉज करो एंड रफली साइडली पेंसिल से कैलकुलेशन करो, 0 0 कैंसिल करो, 12 12 कैंसिल करो, तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए फॉर डेप्रिसिएशन M1 इज 2700। तो M1 का डेप्रिसिएशन, हमने केवल M1 को डेप्रिसिएट किया तो इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 2700। अभी हमारे पास M2 M3 है ही नहीं, हमारे हाथ में जो मशीन है
उस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो अभी तक खरीदा नहीं उस पर डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा, राइट। तो जो M1 हमने परचेस किया था जनवरी में, मैंने उस पर 31 मार्च 16 को दैट इज द फाइनेंशियल ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया विच इज 2700। अब डेप्रिसिएशन सबट्रैक्ट करके नीचे मेरा बैलेंस बच रहा है 87,300, जिससे एज यूजुअल हम कहेंगे WDV एंड डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 कि जो M1 है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू इज 87,300 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो हम सेकेंड ईयर की शुरुआत में दैट इज 1 अप्रैल 16 को लेके आए। तो 1 अप्रैल 16 को मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। इज दिस क्लियर? तो मेरा सेकेंड ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2016। अब फिर से बैक ऑफ द माइंड 1 अप्रैल 16 को मेरा ईयर स्टार्ट हुआ, एंड कब होगा? 31 मार्च 2017। कब एंड होगा? 31 मार्च 2017। तो फिर से हाईलाइट किए हुए डेट के साथ कंपेयर करो कि 31 मार्च 2017 से पहले क्या हमने और कोई ट्रांजैक्शन की है क्या? देखो मैं फिर से आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 16। अब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल 16 को मेरा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ विच इज गोइंग टू बी एंड ऑन 31 मार्च 2017। तो अब बस मुझे चेक करना है इस फाइनेंशियल ईयर में दैट इज अप्रैल 16 टू मार्च 17 के बीच में क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है क्या, राइट। अगर हो रही है तो उसे रिकॉर्ड करो एंड फिर मार्च में डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो तीन ट्रांजैक्शन हमारे पास पेंडिंग है, अक्टूबर 16, अक्टूबर 17 एंड जुलाई 17। तो इन तीनों में से क्या कोई डेट मार्च 2017 से पहले की है क्या? आंसर इज यस। अक्टूबर 2016 इज बिफोर मार्च 2017 एंड आफ्टर अप्रैल 16। अप्रैल 16 को ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल 16 के बाद मई 16, जून 16, जुलाई 16, यस और नो, अगस्त 16, सितंबर 16 एंड अक्टूबर 16। मतलब अप्रैल 16 के बाद अक्टूबर 16 आएगा। एंड बट ऑब्वियस वो 31 मार्च 17 से पहले है, मतलब मुझे M2 परचेस करने की पहली एंट्री करनी पड़ेगी इन द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, राइट। बाकी की दो डेट अभी भी 31 मार्च 2017 की बात की है, क्योंकि जुलाई 17 मार्च 17 के बाद आएगा, अक्टूबर 17 भी मार्च 17 के बाद आएगा। मतलब जो M1 बेचा एंड M3 खरीदा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि थर्ड फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन है। सेकंड फाइनेंशियल ईयर में केवल M2 परचेस करने की मुझे एंट्री करनी है एंड फिर मुझे M1 एंड M2 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इज दिस क्लियर? सेकंड फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या होगा? सेकंड फाइनेंशियल ईयर में मैंने M2 परचेस किया, मुझे उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड पर मुझे M1 एंड M2 दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास दो मशीन हो जाएगी, राइट। कैसे? तो देखते हैं। तो ये क्लियर है। 1 अप्रैल 16 को नया ईयर स्टार्ट हुआ। नए ईयर में हमने अक्टूबर 16 में मशीन 2 परचेस किया, तो मैं वो डेट उठा के यहाँ पर लिख रहा हूँ, अक्टूबर 2016 मशीनरी 2 परचेस्ड। क्वेश्चन में देखो हमने मशीनरी 2 परचेस किया है फॉर 40,000, तो मैं 40,000 उठा के मशीनरी 2 कॉलम में लिख रहा हूँ, राइट। कि उन्होंने कहा है एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेस, कि नई मशीनरी की कीमत 40,000 रुपीज़ है। तो 1 अक्टूबर 16 को मशीनरी 2 परचेस किया फॉर 40,000। अब 1 अक्टूबर 16 के बाद डायरेक्टली हम आएंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड। सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2017। क्या होगा? 31 मार्च 2017 को मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जो बची हुई दो ट्रांजैक्शन वो अक्टूबर 17 यानी कि मार्च 17 के बाद एंड जुलाई 17 यानी कि मार्च 17 के बाद की है, तो वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करने से पहले 31 मार्च 17 को मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास जो अवेलेबल मशीन्स है उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मुझे M1 एंड M2 दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन ऑन M1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डेप्रिसिएशन ऑन M1। तो M1 पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 12% से। तो मेरे पास M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 90,000। M1 की शुरुआत देखो, मशीनरी M1 परचेस्ड एट 90,000। तो मशीनरी 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, तो मुझे उस 90,000 का 12% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 90,000 इंटू 12%। अब मल्टीप्लाइड बाय कुछ मंथ्स करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि जो M1 है वो हमने पिछले साल जनवरी में परचेस की थी, तो वो तब से लेके सेकंड साल के एंड तक अभी भी कांस्टेंट है। मतलब सेकंड पूरा साल हमने M1 यूज की। सेकंड ईयर हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल 16। अप्रैल 16 में M1 पहले साल से नीचे आया, राइट। फिर अप्रैल 16 से लेके मार्च 17 M1 हमने पूरा साल यूज किया, तो हमें M1 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। M1 पिछले साल ही खरीदा है, तो इस साल पूरा यूज किया ना हमने उसकी,
यस और नो? तो M1 पर मुझे पूरा 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इनटू नो मंथ्स, कुछ मंथ्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 90,000 पर अगर 12% रफली कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 10,800। तो M1 पर मुझे स्ट्रेट अवे 10,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर द होल ईयर। तो ये M1 का हो गया। अब उसके साथ साथ मेरे पास M2 भी है, तो मुझे M2 पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन M2, डेप्रिसिएशन ऑन M2। बट जो M2 है वो हमें पता है वो अभी अभी इस साल खरीदा हुआ है। तो M2 आपने कब खरीदा है? तो M2 परचेस की डेट देखो 1 अक्टूबर 16 है, एंड हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च 17 को। तो 1 अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा एंड मार्च पूरा, यानी कि जो नई मशीन है उसे खरीद के एग्जैक्टली 6 महीने का पीरियड हुआ है, अक्टूबर 16 टू 31 मार्च द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने M2 कब परचेस की? 1 अक्टूबर 16, एंड अब हम M2 पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च 17। तो अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मुझे M2 पर 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो वही मैं नोट में लिख रहा हूँ कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर 16 टू 31 मार्च 17 is equal to 6 months only, so we need to charge depreciation for a period of 6 months. तो depreciation M2 के सामने मैं लिख रहा हूँ 6 months, राइट? अब M2 मेरे पास है 40,000, मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिर से है 12%, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो मैं नीचे ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ 40,000 एज माई मशीन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, दैट इज 12/100 मल्टीप्लाइड बाय उसमें से मुझे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए? तो मुझे चाहिए 6 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज हाउ depreciation for M2 will be calculated in the second financial year. M2 हमारे पास पहले फाइनेंशियल ईयर में नहीं थी, M2 हमने अभी सेकंड फाइनेंशियल ईयर में परचेस की 40,000 में, एंड फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च 17 में हम M2 पर 12% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बट M2 अभी अभी हमने सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर में परचेस किया है, तो M2 को खरीद के केवल 6 महीना हुआ है, तो मैं M2 पर केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप अगर करोगे, 0 कैंसिल करो, 12 कैंसिल हो गया, तो आपका M2 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 2400, जो मैंने M2 कॉलम में लिखा। इज दिस क्लियर? तो अगर आप M1 का डेप्रिसिएशन देखोगे तो सिंपल था, क्योंकि सेकंड ईयर हमने पूरा यूज किया, तो मैंने डायरेक्टली 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट पर 12% कैलकुलेट किया कि M1 का ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, तो 90,000 का 12% 10,800। फिर M2 का डेप्रिसिएशन, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 इंटू 12%, बट फॉर 6 मंथ्स मुझे मिला 2,400। तो मैंने दोनों मशीन्स पर सेकंड फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब दोनों मशीन से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करो, नीचे आपकी वैल्यू कितनी बच रही है? तो M1 की वैल्यू बच रही है 76,500 एंड M2 की वैल्यू बच रही है 37,600। ये क्लियर है कि आफ्टर depreciation for second financial year या after charging depreciation of second financial year, M1 का बैलेंस बचा 76,500, M2 का बैलेंस बचा 37,600। M1 87,300 minus 10,800 is 76,500 and M2 40,000 minus depreciation 2,400 बचा 37,600। Is this clear? Depreciation हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं लिखूंगा फिर से WDV, डेटा आएगी थर्ड फाइनेंशियल की शुरुआत, दैट इज 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 17 के दिन यानी कि तीसरे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में मेरे पास M1 76,500 की थी एंड M2 37,600 की थी, राइट? अब 1 अप्रैल 17 को मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, एंड अब ये एंड कब होगा? ये एंड होगा ऑन 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 17 को अगर मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो एंड होगा ऑन 31 मार्च 18। तो 31 मार्च 18 से पहले हमने क्या क्या किया? तो ये दोनों पेंडिंग ट्रांजैक्शन, अक्टूबर 17 में हमने M1 बेचा एंड जुलाई 17 में हमने M3 परचेस किया, ये दोनों थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले की ट्रांजैक्शन है, तो पहले हमें उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से अक्टूबर 17 एंड जुलाई 17 में से पहला क्या है? जुलाई। जुलाई पहले आएगा ना, फिर अक्टूबर आएगा। तो जुलाई में हमने क्या किया? मशीनरी 3 परचेस किया। तो मैं जुलाई की ट्रांजैक्शन उठा के अपने वर्किंग नोट में ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 जुलाई 2017 मशीनरी 3 परचेस्ड,
कितने में परचेस किया था क्वेश्चन में देखो, एडिशनल मशीनरी वाज आल्सो परचेस्ड फॉर 45,000, तो M3 मैंने 45,000 में परचेस किया, तो M3 कॉलम में लिख रहा हूँ 45,000। इज दिस क्लियर? तो मैंने तीसरे साल में आया, या मैं तीसरे साल में आया, तीसरे साल की शुरुआत की विद दी WDV, फिर तीसरे साल के बीच में जुलाई 17 में मैंने तीसरी मशीनरी परचेस की जिसकी एंट्री है 45,000। अब आगे क्या हुआ? अब आगे 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया, जो मशीनरी 1 खरीदी थी उसे मैंने बेच दिया। 1 अक्टूबर 17 द मशीनरी परचेस्ड ऑन जनवरी 16 बिकेम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर 70,000। तो ये ट्रांजैक्शन अभी भी हमें रिकॉर्ड करना बाकी है, बट इसे सेल करने की क्या क्या एंट्री होगी, फिर फाइनेंशियल ईयर एंड पर क्या क्या होगा, उसका डिस्कशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक आपको क्या करना है, फिर से जो मैंने अभी तक आपको वर्किंग नोट समझाया, वर्किंग नोट अगर आपकी सही बन गई तो 90% काम आपका हो गया, बाकी सिर्फ आपको अकाउंटिंग करना है। एक बार वर्किंग नोट सही है तो फिर कुछ अकाउंटिंग में गलत होने के चांसेस नहीं है इस वक्त। तो वर्किंग नोट को आराम से बनाओ, राइट, उसे समझो, हर एक स्टेप पर मैंने क्या डेट लिखा, कैसे कैलकुलेशन किया। तो फिर से इस वर्किंग नोट को रिवाइज करो। कल आने के बाद हम 1 अक्टूबर 17 M1 बेचा, उसकी 3 एंट्रीज, मशीन बेचने पर 3 एंट्रीज कैसी होगी, फिर M1 बेचने के बाद M2 M3 तो हमारे पास बची, उसके साथ क्या होगा वो हम पढ़ेंगे कल। तो तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।